डियर स्टूडेंट्स, आज एक बेहतरीन टॉपिक लेके आपके साथ फिर से आया हूँ। वो है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हम कायिक संकरण भी कहते हैं। ये एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के पेपर 4 में बॉटनी में उपस्थित है और मैं डॉक्टर अवधेश कुमार श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, गवर्नमेंट डीटीपीजी कॉलेज उदय दुर्ग से आज आपके साथ थोड़ी देर और बात करूँगा। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है कि ये सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, इसे हम कहते हैं क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जैसे हम लोग चर्चा करें तो एक कैपिटल टी और होमोजाइगस कैपिटल टी, अगर हम होमोजाइगस कैपिटल टी से इसको क्रॉस करते थे तो यहाँ पे दोनों स्थान पर गैमेट हमें टी मिलता था कैपिटल टी, और हाइब्रिड जो हमारा मिलता था उसे हम हाइब्रिड ना कह के सेल्फ प्रोडक्ट बोलते थे, जो कैपिटल टी हुआ करता था। यहाँ कहीं हाइब्रिडाइजेशन की चीज हम चर्चा नहीं करते थे। उसी तरह से एक होमोजाइगस स्मॉल स्मॉल टी को जब हम स्मॉल टी से क्रॉस करते थे तो दोनों में फिर हमें गैमेट स्मॉल टी बनते थे, यहाँ पे भी स्मॉल टी बनते थे, और जो हमारा रिजल्ट प्रोडक्ट होता था वो स्मॉल टी, ये भी होमोजाइगस था। ये दोनों कंडीशन हाइब्रिडाइजेशन के नहीं थे, सेल्फिंग के थे। तो हाइब्रिडाइजेशन का क्या था, हम यहाँ कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी लेते थे, और हम यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी लेते थे, तो ये दो प्रकार के गैमेट बनाते थे, और ये दो प्रकार के गैमेट बनाते थे जो कैपिटल और स्मॉल टी के नाम से जाना जाता था, जो कैपिटल और स्मॉल टी के नाम से जाना जाता था। अब एक संभावना थी ये कैपिटल टी के बनने की, एक संभावना थी कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी के बनने की। उसी तरह से एक संभावना ये भी थी कैपिटल टी और स्मॉल टी बनने की, और एक संभावना थी ये स्मॉल टी बनने की। तो हम इन्हें हाइब्रिड कहते थे कि नहीं कहते थे, इन्हें भी हम सेल्फिंग ही कहते थे। हाइब्रिड कब होता था, एक कैपिटल टी को जब हम स्मॉल टी से जब क्रॉस करते थे तब यहाँ कैपिटल टी बनता था और यहाँ स्मॉल टी बनता था, और ये जो कैपिटल स्मॉल टी बनते थे ये हमारे हाइब्रिड कहलाते थे। और ये हम कहते थे हाइब्रिड का F1 जनरेशन में सेल्फिंग करने से 3:1 और 1:2:1 जीनोटाइप आता था, ये सेल्फिंग का केस था। तो इस तरह से आपने देखा कि सेल्फिंग का केस यह भी था, सेल्फिंग का केस यह भी था, और सेल्फिंग का केस यह भी था। यानी हमारे पास यही एकमात्र था जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते थे। तो दोस्तों, आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि हाइब्रिडेशन में दो डिफरेंट तरह के प्लांट के जीनोटाइप होते हैं, उनको हम क्रॉस करके जो रिजल्ट पाते हैं उसको हम लोग हाइब्रिड कहते थे। ये तो गैमेट बनाया जाता था, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, जो स्पर्म सेल या एग सेल से हमें प्राप्त होते थे। तो सोमैटिक हाइब्रिडेशन क्या है कि यहाँ फॉर्मेशन हो रही है हाइब्रिड प्लांट का, लेकिन यहाँ पे दो सोमैटिक प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो रहे हैं। दो आपके लिए नए शब्द हैं, सोमैटिक भी और प्रोटोप्लास्ट भी। सबसे पहले तो सोमैटिक वर्ड को हम समझें कि दुनिया में दो प्रकार की टिश्यूज पाई जाती हैं। एक होती है सोमैटिक, जो वेजिटेटिव सेल या कायिक कोशिकाओं के नाम से जानी जाती है, जो सब काम करते हैं मगर प्रजनन में इन्वॉल्व नहीं होते थे। और दूसरा जिन्हें हम जर्म सेल्स कहते थे, रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते थे, गोनाड सेल्स कहते थे, जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते थे। तो चूंकि इन्हीं को रिप्रोडक्शन में भाग लेना था, जो कि हमें नीचे एग्जाम्पल में चारों केस में आपको बताया है, तो जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो तो रिप्रोडक्शन करेंगे ही। उनमें अगर दोनों डिफरेंट जीनोटाइप हो, दोनों डिफरेंट स्पीसीज हो, दो डिफरेंट वेराइटीज हो, दो डिफरेंट जीनस हो, दो अलग अलग फैमिलीज हो, तो उन्हें हम हाइब्रिड कहेंगे। लेकिन हमको हाइब्रिड किससे बनाना है, नंबर एक सोमैटिक सेल से बनाना है। नंबर एक हमें यहाँ सोमैटिक सेल से बनाना है। और वो भी कैसे, वो भी कैसे,
उनके प्रोटोप्लास्ट से। अब ये प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? हम जानते हैं कि प्लांट का जो सेल होता है उसके बाहरी आवरण को हम सेल वॉल कहते हैं, और इनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई एक संरचना होती है जिसे हम जीव द्रव्य अंदर वाले को बोलते थे, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में कई बार रिक्तिकाएं डेवलप हो जाती थी। तो ये मेम्ब्रेन युक्त जो साइटोप्लाज्म की जो संरचना है, मेम्ब्रेन युक्त जो साइटोप्लाज्म की संरचना है, इसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। आप कहेंगे कि अगर हम प्रोटोप्लास्ट इसको हटा दें मेम्ब्रेन को भी तो क्या रह जाएगा? तो प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। यानी प्रोटोप्लास्ट का मतलब न्यूक्लियस और अन्य सेल ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना है ना, ये इंटायर स्ट्रक्चर को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। और इसके बाद ये वैक्यूल है और ये सेल वॉल है। तो हम इन प्रोटोप्लास्ट को लें और वो भी सोमैटिक सेल से प्राप्त करें जो जन्म में भाग नहीं ले रहे थे, और ये प्रोटोप्लास्ट दो डिफरेंट प्लांट के स्पेसीज भी हो सकते हैं या वैरायटी भी हो सकते हैं, इन्हें हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसका ये भी मतलब हो सकता है, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि अगर हम दो जो जीनोटाइप हैं इनको हम कैसे लें, है ना, और जब हम लेंगे प्रोटोप्लास्ट तो उसमें न्यूक्लियस लेंगे कि नहीं लेंगे, साइटोप्लाज्म भी सिर्फ लेंगे या न्यूक्लियस भी लेंगे, तो ये हमको आप ही डिसाइड करना है। तो क्योंकि जब हम प्रोटोप्लास्ट ले रहे हैं तो उसमें सेल वॉल तो ले नहीं रहे हैं, और जब हम सेल वॉल नहीं ले रहे हैं, जब हम उसमें सेल वॉल नहीं ले रहे हैं तो तय सी बात है हमारे पास जो बचेगी चीज वो क्या बचेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उनसे घिरी हुई संरचनाएं। तो दोस्तों ये मान के चलिए कि अब आपके पास ये दो साइटोप्लाज्म आ रहे हैं, एक साइटोप्लाज्म जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है, राइट, और एक दूसरा साइटोप्लाज्म और ले लीजिए जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है। इनको आप प्लांट ए मान लीजिए, इनको आप प्लांट बी मान लीजिए, इनको ए मान लीजिए और इनको बी मान लीजिए। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोप्लास्ट है। तो ये फ्यूज होंगे तो दो तरह की बातें होंगी। बात नंबर एक कि जो हमारा साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ जो संरचना है, जो हमारा साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ संरचना है, उसमें दो प्रकार की बातें आएंगी। बात नंबर एक, ये दोनों न्यूक्लियस आएंगे। नंबर एक, ये दोनों न्यूक्लियस आएंगे। ठीक है, ये ग्रीन न्यूक्लियस भी आएगा और साथ ही साथ ये जो आपका दूसरा कलर था, जो ब्लैक कलर का था, ये भी न्यूक्लियस आ रहा है। तो अगर ये दोनों आएंगे तो हेट्रोकैरियोन स्थिति बनेगी, साइटोप्लाज्म दोनों के मिक्स हो गए। और एक तीसरी स्थिति ये बन रही है, तीसरी स्थिति ये बन रही है कि मान लीजिए ये तो है लेकिन इसमें न्यूक्लियस किसी एक का ही रहा। एक का रहा मतलब या तो ए प्लांट का रहेगा और नहीं तो दूसरी संभावना है सिर्फ बी प्लांट का रहेगा। ये हमें दो प्रकार के रिजल्ट इनके फ्यूजन से प्राप्त हो रहे हैं, या तो ये या तो ये। तो हम किसको सोमैटिक हाइब्रिडेशन कहेंगे? हम ये जो कंडीशन नंबर सी है ये सोमैटिक हाइब्रिड कहलाएगा। क्यों हाइब्रिड? क्योंकि इनमें दोनों न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ये क्या है? इसमें साइटोप्लाज्म तो दोनों के हैं, इनका भी साइटोप्लाज्म है और इनका भी साइटोप्लाज्म है। कहने का मतलब ये है कि हमने जो रेड सेल लिया था, हमने जो रेड सेल लिया था तो इस रेड सेल का भी साइटोप्लाज्म इसमें आना चाहिए। ये हमारे रेड सेल का भी साइटोप्लाज्म आना चाहिए, ब्लैक सेल का भी साइटोप्लाज्म आना चाहिए।
इसमें भी हमारे रेड सेल का भी साइटोप्लाज्म है, इनके दोनों साइटोप्लाज्म मिल रहे हैं। न्यूक्लियस आइदर ए के हैं या बी के हैं। तो साथियों, जहां इसको हम सी कंडीशन में हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे थे, ये हमारा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस ये था। लेकिन इसको हम सोमैटिक हाइब्रिडेशन बोलेंगे क्या? नहीं, इसको हम क्या कहेंगे? साइब्रिड। इसको हम कहेंगे साइब्रिड, और ये क्रिया कहलाएगी साइब्रिडाइजेशन। ये क्रिया कहलाएगी साइब्रिडाइजेशन, क्योंकि साइटोप्लाज्म यहाँ पे आपके दोनों को मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इनका जो रेड कलर का जो साइटोप्लाज्म था ये अभी आया है, और इनका ब्लैक कलर का, दोनों यहाँ पे हमको मिक्स हो रहे हैं। यहाँ पे भी दोनों साइटोप्लाज्म है, लेकिन न्यूक्लियस आइदर ए का है या बी का है। इसीलिए ये जो हमारी काई कोशिकाएं थी जो ऑलरेडी डिप्लॉयड थी, तो आप देखिए यहाँ पे जो आपको प्लांट मिल रहा है ये टेट्राप्लॉयड मिल रहा है, ये टेट्राप्लॉयड है। लेकिन ये प्लांट तो डिप्लॉयड है और ये प्लांट भी डिप्लॉयड है, क्योंकि जहां तक हम बात करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, अगर हम पॉलन ग्रेन को हटा दें, अगर हम एक को हटा दें, तो सारी के सारे उत्तक उसके लगभग डिप्लॉयड होते हैं। एंडोस्पर्म डिप्लॉयड होता है ना। तो एक नॉर्मल जो सोमैटिक सेल है, जो स्पोरोफिटिक सेल है, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, तो ये डिप्लॉयड प्लांट से हम अगर टेट्राप्लॉयड प्लांट प्राप्त कर रहे हैं, 4 टाइम्स उनके जीनोम को पा रहे हैं, तो ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। जबकि अगर न्यूक्लियस दोनों पेरेंट में किसी एक पेरेंट का हो और साइटोप्लाज्म दोनों के हों, तो ये कहलाएगा साइब्रिड। तो जहां ये हाइब्रिडाइजेशन थी वो यहाँ साइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। मैं समझता हूँ क्लियर है ये? ओके। तो हमें जब साइब्रिड बनाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि साइब्रिड बनाने के लिए, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि आपको चाहिए क्या क्या। तो साथियों, आंसर तो आपको पहले ही मिल चुका है कि साइब्रिड बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो टेक्निक इस्तेमाल करनी है, उसमें सबसे पहले आपको प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करना है। अब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सेल वॉल के अंदर कई बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना इंटैक्ट होता है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में अंतर ही नहीं हो पाता है, और इसके अंदर के ये न्यूक्लियस वगैरह रहेगा। तो ये आपको सेल वॉल को किसी तरह से हटाना है, तभी आप प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त करेंगे। तो इसे आइसोलेशन माने पृथकीकरण हम कर रहे हैं किसका? प्रोटोप्लास्ट का। सबसे पहला चीज। अब हमारे पास जब 2 प्रकार के प्राप्त हो जाएंगे, क्या चीज? सेल, है ना। 2 प्रकार के जब हमारे पास सेल प्राप्त हो जा रहे हैं, मान लीजिए एक सेल ये है और एक सेल ये है, और इनके अंदर का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जीवद्रव्य है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अलावा अन्य कोशिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आदि आदि भी सब इसमें पाई जा रही हैं, सब इसके अंदर पाई जा रही हैं। तो इसको हमने इस कलर से भर दिया, और इसको हमने जो हमारा पहले का जो कलर था, है ना, ये इसके जीवद्रव्य को हमने रेड से भर दिया, जैसा भी हम आपको बताए हैं। तो हम सबसे पहले इनके सेल वॉल को हटा देते हैं, तो हमें प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो जा रहे हैं। अब जो अंदर की जो चीजें हमारे पास, ये दोनों जो प्रोटोप्लास्ट हमें प्राप्त हो रही हैं, अब हमें जो दोनों की जो प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो रही हैं, इन दोनों प्रोटोप्लास्ट को लेके अब हमें इनको क्या करना है? फ्यूज कराना है। अब इन्हें हमें फ्यूज कराना है। तो हम इन्हें कैसे फ्यूज करा सकते हैं? क्या ये अपने रैंडमली फ्यूज हो जाएंगे? तो इनके फ्यूजन की जो प्रोसेस होगी वही इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए हम कुछ रसायन और इलेक्ट्रिकल चार्ज, है ना, और इस तरह की चीजों का हम प्रयोग करेंगे, आगे बात करेंगे। इसके बाद जब ये हाइब्रिड बन जाएगा, जब ये दोनों हाइब्रिड बन जाएंगे, तो हाइब्रिड कब कहेंगे हम? मैं आपसे फिर से जानना चाहूंगा। तो आप कहेंगे सर, जब इन दोनों के साइटोप्लाज्म मिल गए, एक तीसरा कलर हमने बना लिया, और इनमें न्यूक्लियस किसके रहेंगे? इनमें न्यूक्लियस किसके रहेंगे? इन दोनों के मिक्स प्रोडक्ट को मान लीजिए हमने इस तरह से बताना चाह रहा हूं मैं, तो ये इनका न्यूक्लियस है। तो ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हुआ। परंतु अगर ये इस तरह से बन रहे हैं, साइटोप्लाज्म तो इनके फ्यूज हुए हैं, लेकिन केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस ये किसी एक प्लांट का, जैसे मान लीजिए इसमें रेड कलर का आ रहा है, ऐसी बात है कि ये जो हमारा प्लांट था, इसके न्यूक्लियस को हमने लिया,
या फिर दूसरा हमने आपसे चर्चा किया था कि दूसरा जो कलर है यानी दूसरा जो प्लांट है ये प्लांट है। तो ये कंडीशन चूंकि न्यूक्लियस यहाँ हमने दोनों को देखा था तो ये 2n और ये भी 2n, इसका मतलब यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिल रहे हैं 4n मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक न्यूक्लियस होगा तो ये 2n रह जाएगा, ये भी 2n रह जाएगा। तो जहाँ ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस थी वहीं पे इसे हम साइब्रिड जैसे चीजों को हम साइब्रिड नाम देते हैं, साइब्रिडाइजेशन का नाम लेते हैं। तो हम सबसे पहले अब इन्हें पहचानेंगे कि ये सोमैटिक हाइब्रिड सेल्स कौन कौन है। तो हाइब्रिड किसको बोलेंगे? दिस वन इज द हाइब्रिड, दिस वन इज द हाइब्रिड एंड दिस वन इज द साइब्रिड, जिसका भी न्यूक्लियस इन्हें प्राप्त हो सकता है। अब आप इन हाइब्रिड सेल्स को, मतलब हम इनकी बात कर रहे हैं, अब आप इनको कल्चर करेंगे, टिश्यू कल्चर में डालेंगे, सिंगल सेल टोटिपोटेंसी। तो ये जाके सुटेबल मीडियम में, सेप्टिक कंडीशन में, प्रॉपर पीएच, न्यूट्रिएंट, लाइट और एयर वगैरह के प्रेजेंस में ये कैलस का निर्माण करेंगे और फिर वो कैलस से हम रीजेनरेट कर लेंगे हाइब्रिड प्लांट्स को। फिर उसको डिफरेंट प्रोसेस में हार्डनिंग, ग्लास हाउस वगैरह से देते देते अंतिम में हम उसको नेचुरल इन्वायरमेंट में ला सकते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास जो टेक्निक थी, कहने को बड़ा आसान से 5 टेक्निक है। सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त कर लीजिए, उनको फ्यूज कर लीजिए, फिर उनको पहचान लीजिए, फिर उनको कल्चर कर लीजिए और फिर उनसे अपने पौधों को डेवलप कर लीजिए। तो अब आइए एक एक स्टेप करके हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त कैसे करते हैं, है ना? प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त कैसे करते हैं? मेरे ख्याल से एक दिमाग में आपकी बात आ गई होगी कि सेल वॉल जो है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमको कहीं ना कहीं बीच में एक वैक्यूल जैसी चीज को ले आना है। यहाँ पे हमको वैक्यूल को ले आना है। जब ये वैक्यूल यहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में इस जगह पे वैक्यूल आएगा। अब ये वैक्यूल लाने का क्या तरीका है? एक तो है कि इंडोजिनस, मान लीजिए कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें ऑलरेडी वैक्यूल प्रेजेंट है तो आप सीजर से उन्हें काट लीजिए। और दूसरा तरीका ये है कि आप इनको प्लाज्मोलिसिस करा लीजिए। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे स्टेप को चलेंगे। फिर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन और जग रहे होंगे कि सर हम इसको हाइब्रिड या साइब्रिड को पहचानेंगे कैसे कि द प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, लेट अस डिस्कस। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। आइसोलेशन का मतलब ही होता है पृथक करना है, यानी हम प्लांट के सेल वॉल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब सेपरेट करते हैं, सेपरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, वही प्रोसेस कहलाती है। अब चाहे वो प्लांट का सेल हो या प्लांट का टिश्यूज हो, जो टिश्यू होगा हम मेसरेशन जैसी चीज, टिश्यू हम लोग अलग कर लेते हैं। तो जो टिश्यू है ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसमें हैविंग कॉमन ओरिजिन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर होता है। तो आप कोई भी टिश्यू ले सकते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन आएगा कि हम कौन सा टिश्यू लें जो सबसे बेहतर होगा। तो दोस्तों, मीजोफिल बेस्ट सेल मानी जाती है, बेस्ट टिश्यूज मानी जाती है ना? जो दोनों लीफ के बीच में जो नहीं भरा रहता है, मीजोफिल सेल, जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस के बीच में, है ना? डॉर्सीवेंट्रल, आइसोवैलेटेड कोई भी लीफ में हम पा सकते हैं। लेकिन मैं कहा कि मीजोफिल ही लीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यू कैन टेक एनी सेल, एनी पार्ट ऑफ द सेल फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। इट मे बी रूट, इट मे बी स्टेम, इट मे बी एनीथिंग। ठीक है, तभी आप हाइब्रिड बनाने जा रहे हैं। हाउ इंटरेस्टिंग! इसलिए मैंने कहा कि इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आप डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं, हम सोमैटिक सेल से एक रीजेनरेट करने की बात कर रहे हैं। सोमैटिक सेल जो प्रायः जनन में भाग नहीं लेते थे। ओके, तो सबसे पहला मेथड है हम लोग का मैकेनिकल मेथड, और दूसरा मेथड है जिसे हम कहते हैं एंजाइमेटिक मेथड। तो मैकेनिकल और एंजाइमेटिक मेथड में क्या अंतर है, लेट अस डिस्कस। कुछ पकड़ने की कोशिश कीजिए शब्दों को। मैकेनिकल, यांत्रिक विधि, एंजाइमेटिक, विकरीय विधि। यहाँ पे आपको खर्च करना है, यहाँ आपको ताकत लगाना है। मैकेनिकल, ताकत लगाना है। कैसे ताकत लगाइए, आइए बात करते हैं। आप प्लांट के टिश्यूज को ले लीजिए, उनसे सेल को अलग कर लीजिए और उस सेल को आप प्लाज्मोलिसिस के लिए डाल दीजिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हम तो पहले पढ़े थे प्लाज्मोलिसिस, अब तो हम भूल गए हैं। देखिए, दो शब्दों से बना हुआ है,
एक प्लाज्मा और दूसरा क्या है, लाइसिस। लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन होता है, और प्लाज्मा मतलब जीव द्रव्य है। तो जो जीव द्रव्य का, जिसको हम जीव द्रव्य कुंचन के नाम से पढ़े थे, कि जब किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, साइटोप्लाज्म की हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होती है, तो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये जीव द्रव्य को बाहर देने की कोशिश करता है, जिसके कारण सेल वॉल को छोड़कर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ता चला जाता है। और इस कंडीशन को हम इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, है ना, प्लाज्मोलाइसिस में अलग तरह के चरणों से हम पढ़े थे, खैर उतना अब आप याद मत करो। आप बस यही याद रखो कि हम इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल के सेल वॉल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग कर लेंगे, और माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे कि प्लाज्मोलिसिस हुआ कि नहीं हुआ। ये हम लोग बीएससी में ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने के लिए भी 50% हम लोग मेजर किया करते थे, याद होगा आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने के लिए। खैर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इतना समझो कि सेल जो प्लाज्मोलाइज्ड हो चुका है, अब आपके पास एक बहुत अच्छी यंत्र है, दैट इज सीजर, नाइफ, चाकू, धार वाली होनी चाहिए, है? नहीं तो पता चला आप काटने जा रहे हैं सेल वॉल और कट गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो पूरा का पूरा जीव द्रव्य हाथ में आ जाएगा, और वो फिर आपके कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आप प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म नहीं, है ना। तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन हम बोलते हैं, प्रोटो, है ना। तो सोमेटिक सेल में हम प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन की बात कर रहे हैं। तो माइक्रोस्कोप से आप पहचान लीजिए कि इस सेल में प्लाज्मोलिसिस की क्रिया हो गई है, ठीक है। बस आपको इतना पहचानना है। अब उस सेल को आप निकालिए, पहचान के, जब पहचान लिया था तो माइक्रोस्कोप की मदद से ही वहां एक शार्प नाइफ, चाकू को ले जाइए और उसके सेल वॉल को कट कर दीजिए। यानी अगर ये सेल था और ये प्लाज्मोलाइज्ड होके ये कंडीशन आ चुकी है, और आपने कैंची से इसके सेल वॉल को कट कर दिया, ये जो सेल वॉल है आपने इसको कट कर दिया, तो दोस्तों ये बताओ फिर क्या होगा। जब आपने इस सेल वॉल को कट कर दिया तो क्या होगा, जैसे आपने यहाँ से कट कर दिया दो एक जगह पे, तो अपने आप ये जीव द्रव्य यहाँ से निकल के बाहर आ जाएंगे, है ना। आपके हाथ में क्या आ गया, प्रोटोप्लास्ट आ गया। प्रोटोप्लाज्म यहाँ गलत शब्द है, प्रोटोप्लास्ट आ गया। प्रोटोप्लाज्म आप लाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है। प्रोटोप्लास्ट आ गया, और आप इन सारे प्रोटोप्लास्ट को लेके कल्चर कर लीजिए, तो आपका सिंगल सेल कल्चर हो जाएगा। लेकिन आप अभी ठहरिए, क्योंकि आपने पिछले स्टेप में क्या पढ़ा था, पिछले स्टेप में क्या पढ़ा था कि सबसे पहले आपको प्रोटोप्लास्ट चाहिए, तो आपने प्रोटोप्लास्ट प्राप्त कर लिया। अब आपको उनको फ्यूज कराना है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द है डिजायर्ड स्पेसिस। डिजायर्ड की हिंदी होती है लालसा। आपकी कौन सी पौधे को फ्यूज कराने की लालसा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे बात आ रही है कि हमारे पास जब प्रोटोप्लास्ट आ गया है तो हम इसको किस तरह से फ्यूज करेंगे। तो साथियों, इस फ्यूजन पे जाने के पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम वैक्यूलेटेड सेल्स को भी, रिक्तिका युक्त सेल को भी ले सकते हैं, जिसमें प्याज का जो बल्ब स्केल है वो ले सकते हैं, और कुछ रूट टिश्यूज हैं जैसे रेडिस या बीट, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन इसमें बड़ी कम आपको प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होती है, और ये बड़ा लेबोरियस और टीडियस प्रोसेस है, बड़ी मेहनत लगेगी आपको। हाइपरटोनिक सोल्यूशन बनाइए, उसमें सेल को डालिए, प्लाज्मोलिसिस कराइए, माइक्रोस्कोप में देखिए, फिर शार्प से काटिए, शार्प नाइफ से, चाकू से, और कहीं ज्यादा कट गया तो कहानी बिगड़ जाएगी, है? इसीलिए बड़ा लेबोरियस और टीडियस वर्क है। लेबोरियस में बड़ा मेहनत लग रहा है, कठिन भी है। तो जब हमें प्रोटोप्लास्ट की वायबिलिटी भी कम मिल रही है, लो इल्ड भी मिल रही है, लेबोरियस भी है, इसीलिए इस मेथड को प्रायः आज की तारीख में कोई यूज करता नहीं है। लेकिन आपकी फंडामेंटल इतनी जरूर स्ट्रांग हो गई कि हम प्लाज्मोलाइज सेल से कट करके निकाल लेंगे, जो गोली हमें मिलेगी दैट विल बी द प्रोटोप्लास्ट, है ना। ध्यान रहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटना नहीं चाहिए, है ना, नहीं तो प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। ओके, दूसरी मेथड है एंजाइमेटिक मेथड। तो दोस्तों,
बड़ा कठिन लगता था। बीएससी पार्ट 1 में जब सेल वॉल टीचर पढ़ाया करता था, बड़ी रटते थे हम लोग, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्सरी वॉल, है ना, सेलुलोज का बना हुआ, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल सेलुलोज का बना हुआ, टर्सरी वॉल जाइलांस जैसे रसायन का बना हुआ है, याद आ रहा है। और अंतिम में दो सेल को जोड़ने के लिए मिडिल लैमेला जैसी चीजों का हम प्रयोग करते थे, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट के बने होते थे। और एक बड़ा बचपन का अच्छा सा क्वेश्चन था जो फर्स्ट ईयर में अक्सर हम लोग याद करते थे कि कच्चा जो फल है वो हार्ड होता है और पका हुआ बड़ा मुलायम हो जाता है, याद आ रहा है। तो हम लोग कहते थे कि जो दो सेल होते हैं, ये दो सेलों के बीच में, है ना, एक सीमेंटिंग मटेरियल पाई जाती है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट की बनी होती है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट की बनी होती है। और ये मिडिल लैमेला के नाम से जानी जाती थी, जो सीमेंटिंग मटेरियल थी। तो दोस्तों, आप सेल और टिश्यू जिसको आपने अलग कर लिया है, आपके प्रोटोप्लास्ट आ गया था, लेकिन वो तो किस विधि से था? मैकेनिकल विधि से था। आज आपको एंजाइमेटिक मेथड्स पे भी जाना है। तो एंजाइमेटिक मेथड पे जाने के लिए सबसे पहले आपकी आवश्यकता पड़ेगी कि इनकी सेल वॉल किसकी बनी है। तो आप कहेंगे सर इनकी सेल वॉल प्लांट सेल की प्रायः सेलुलोज की बनी होती है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सेलुलोज क्या है? पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड, ग्लूकोज का पॉलीमर। तो ये सेलुलोज के जो बने सेल वॉल हैं, और अगर हम सेलुलेज नामक एंजाइम दे दें, है ना, सेलुलेज नामक एंजाइम हम दे दें, तो ये तो घुल जाएंगे ना बेटा। जो सेल वॉल है घुल जाएंगे, मतलब इनका अस्तित्व ही खत्म। घुल गए मैंने बह गए, कहानी खत्म। अब जिस घर में आपकी बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया जाए तो आपका घर सीधे दिखेगा, घर की दीवार तोड़ दी जाए आप अंदर ड्राइंग रूम में बैठे हुए दिख जाओगे, बेडरूम में बैठे हुए दिख जाओगे। वैसे ही समझ लो कि ऐसी आंधी तूफान ये लाएगा कि इनकी बाउंड्री को, इनके सेल वॉल को नष्ट कर देगा। कौन? सेलुलेज। इसीलिए हम सेलुलेज के साथ साथ एक और एंजाइम हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, पेक्टिनेज। आप बताओ क्यों पेक्टिनेज? क्योंकि मिडिल लैमेला जो थी वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट की बनी होती थी, इसलिए मिडिल लैमेला को डिसॉल्व करने के लिए पेक्टिनेज और सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए सेलुलेज। ये दोनों एंजाइम को एक साथ दे दीजिए तो आपको ऐसी गोल गोल राउंड राउंड प्रोटोप्लास्ट आपको मिल जाएंगे, और ये प्रोटोप्लास्ट यहाँ से रिलीज होके मिल जाएगा और आपको प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। आप कहेंगे सर लेकिन पहले तो इसको तो हटाना पड़ेगा ना, मिडिल लैमेला को। जी, आप दोनों को इस तरह से अगर एक साथ किए तो भी ठीक, और ना किए तो पहले पेक्टिनेज दीजिए। तो कई बार पेक्टिनेज देने से इनकी पतली जो सेल झिल्ली होती है वो नष्ट हो जाती है, आपको ऐसे भी प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो जाएगा। और नहीं तो आप उसके बाद सेलुलेज दे दीजिए तो फिर से आपको प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो जाएगा। मैं फिर से आपसे चर्चा करना चाहूंगा प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट होता है। अब वो चीज आप सोचो कि गोल गोल रसगुल्ले की तरह की सारी सेल आपके हाथ में तस्तरी में आ गई हैं, जिसको आप पेट्री प्लेट में या फिर जहां भी आप उसको रखना चाहें आप आराम से देख के साइनिंग ग्लो में आप उसको बहुत बढ़िया से चमकते हुए देख सकते हैं। बड़ा अच्छे गोल 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 से दिखाई देंगे एक एक सेल के, जिसको माइक्रोस्कोप में देखो तो बड़ा अच्छा विजिबल दिखता है। ओके, तो अब ये प्रोटोप्लास्ट आपके पास आइसोलेटेड हो गए, और आपके पास दो विधियां थी। नंबर एक मैकेनिकल विधि, जिसमें आपने प्लाज्मोलाइज कराया, या ऑलरेडी जो वैक्यूलेटेड था आपने सीजर से काट दिया, नहीं तो उनके सेल वॉल को आपने नष्ट कर दिया। ये दो विधियां मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि सेलो हमें प्रोटोप्लास्ट की प्राप्ति के लिए दो विधियों का प्रयोग करना है। नंबर एक मैकेनिकल, नंबर दो एंजाइमेटिक। मैकेनिकल में प्लाज्मोलिसिस या वैक्यूल बनाना है, और एंजाइमेटिक में सेलुलेज या पेक्टिन का साथ में या अलग अलग प्रभाव से भी हम प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त कर सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म कब लिखेंगे? जब हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हट जाए, कट जाए, हट जाए, है ना, तब प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन नहीं होगी, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन होगी, है ना, तो एक अलग बात निकलेगी। ओके, तो इसके लिए क्या आप यूज करेंगे? मैंने आपसे पहले ही कहा था, क्या कहा था बताओ, कि बेस्ट मटेरियल हम किसको मानते हैं? बेस्ट मटेरियल हम मानते हैं मेसोफिल टिश्यूज को।
आप बोलेंगे सर ये मीजोफिल टिश्यू ना मिले तो क्या करेंगे? तो मीजोफिल टिश्यू अगर आपके पास ना मिल रहा है तो आप ले लो ना, लीव्स ले लो, पिटियोल ले लो, फ्रूट ले लो, रूट्स ले लो, कोलियोप्टाइल ले लो, हाइपोकोटाइल ले लो, स्टेम ले लो, शूट एपेक्स ले लो, एम्ब्रियो ले लो, कोई भी प्लांट का जितने सेल हैं कोई भी जो मन करे उठा लीजिए। आप कहेंगे सर हम हैप्लॉइड प्लांट कल्चर करना चाह रहे हैं, पॉलिन ग्रेन ले सकते हैं क्या? बेटा पॉलिन ग्रेन में उनके स्पोरोपोलिनिन के कीट को तोड़ना कितना कठिन है। अगर आपके पास कुछ इस तरह से केमिकल है कि आप उनके उसको हटा सकते हैं, यू कैन टेक द पॉलिन ग्रेन, तो आपको हैप्लॉइड प्लांट, दो हैप्लॉइड प्लांट को आप यूज कर पाओगे, है कि नहीं? आप बोलोगे सर एक नहीं ले सकते हैं, अरे यार दोनों इंटीग्मेंट हटाओगे, न्यूसेलस हटाओगे, मेगास्पोर मदर सेल, फिर मेगास्पोर एक बना, वो भी फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करेगा, बड़ा मुश्किल से मिलेगा ना। इसीलिए हम माइक्रोस्पोर जीनेसिस में माइक्रोस्पोर को हम बढ़िया से स्टडी करते थे, नहीं? ओके, अब ये बताओ कि दोनों में किसमें इल्ड ज्यादा होगी, एंजाइमेटिक में कि वो जो था मैकेनिकल है जी? यस, इसमें हाई इल्ड हो रही है और इसको हम इजी से परफॉर्म भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? दो एंजाइम डालना, काम खत्म, और बहुत ही इसकी प्रोटोप्लास्ट की वायबिलिटी भी हो रही है क्योंकि हमने एंजाइम डाला, एंजाइम अपने काम को करेगा, स्पेसिफिक होता है, उनको सेल वॉल के सेलुलोज को तोड़ना है तो उसी को तोड़ेंगे, पेक्टिनेज दिया तो पेक्टिन को ही तोड़ेंगे, वो कभी दूसरे से लफड़ा नहीं लगता, जिसके लिए जाता है उसी को काम करता है, इसलिए एंजाइमेटिक मेथड को भी बेस्ट मेथड मानते हैं। ओके, आइए अब हमें फ्यूज कराना है, हमें जो दो प्रोटोप्लास्ट, आप कहेंगे सर दूसरा कहाँ? अरे बेटा जिस तरह से पहले प्लांट का प्राप्त किया उसी तरह से दूसरे प्लांट का ले ले, तो दो प्रोटोप्लास्ट अलग अलग प्लांट के आ गए आपके पास। कौन सा प्लांट लेना चाहोगे आप? है? चल ना, एक टमाटर ले लेते हैं, बैगन ले लेते हैं, है ना? ये बहुत पहले किया हुआ चीज है ना, जिसे हम लोग पोटैटो और टोमेटो बोलते हैं, तो बहुत पहले किया हुआ चीज है, ठीक है? और जिसके प्रोडक्ट को पोमैटो बोला करते थे। ये साइटोप्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन का, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। तो हम दोनों के प्रोटोप्लास्ट ले लिए, अब आप दोनों को जैसे ही पास में लाओगे, दोनों के प्रोटोप्लास्ट को, किसका किसका, एक टमाटर का, एक बैगन का, एक ए प्लांट एक बी प्लांट, आप दुनिया के कोई भी प्लांट को लो, लेकिन लो जरूर। तो अब जब आप उनको पास में लाओगे आप, तो दो बातें आएंगी। क्या बात नंबर एक, या तो दोनों गले मिलेंगे, जब आप दो दोस्त आपस में बैठते हो, गप करते हो, या तो बात करते हो या फिर नहीं करते हो, तीसरा क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो ये अगर अपने से मिल गए तो स्पॉन्टेनियस, और आपने उनको प्रेरित किया, अरे भाई तेरे को बात करना ही पड़ेगा, तो आपने उनको प्रेरण दिया, इंड्यूस कराया, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने होता है। तो जब स्पॉन्टेनियस होती है तो वह इंटरा स्पेसिफिक, साथियों वर्ड को पकड़ो, इंटरा माने क्या होता है? ये इंटरा का मतलब विदिन, एक ही स्पेसीज है उसमें होगा, तो इंट्रा स्पेसिफिक कहेंगे। जैसे अभी हम कह रहे थे बैगन और टमाटर, इंट्रा स्पेसिफिक होगा क्या? सोचिए, नहीं। एक गोल बैगन है, एक लंबा बैगन है? तो इस तरह की उनकी वैरायटी अलग हो गई, लेकिन सोलोडम मेलोंजेना ही तो कहलाएगा वो। तो इंट्रा स्पेसिफिक, हम एक ही स्पेसीज है सोलोडम मेलोंजेना, और सोलोडम मेलोंजेना दोनों की वैरायटी अलग है, दोनों के पैथोटाइप अलग है, दोनों के इकोटाइप अलग है, दोनों के टाइप्स या वेरिएशंस हैं, तो उनको हम इंट्रा स्पेसिफिक कहेंगे। लेकिन इंटरजेनेरिक कब कहेंगे? हाँ, अभी जो हम लोग बात किए थे, सोलोडम मेलोंजेना दैट इज बैगन भट्टा को हम लोग क्रॉस कराए थे पताल से, लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम, दोनों की फैमिली कॉमन थी सोलानेसी, जिसमें मदर एक्सिस या थैलेमस पर उनकी ओवरी टेढ़ी पाई जाती है ना? सबसे सोलानेसी फैमिली का बड़ा अच्छा कैरेक्टर था। तो इंटरजेनेरिक मतलब दो अन्य अन्य जेनस के बीच में अगर हम क्रॉस करेंगे तो ये कहलाएगा इंटरजेनेरिक, ठीक है? तो ये स्पॉन्टेनियस मतलब आपको कुछ नहीं करना है, ये खुद ब खुद फ्यूज हो जाएंगे, तो ये कहलाएगा स्पॉन्टेनियस। लेकिन आप इंड्यूस कर रहे हैं, प्रेरित करने जा रहे हैं,
तो देखिए यहाँ पे मजेदार बात है कि फ्यूजन और प्रोटोप्लास्ट जो हो रहा है ये दो डिफरेंट जीनोम्स का हो रहा है। व्हाट डू मीन बाय टू डिफरेंट जीनोम? हमने एक प्लांट ए लिया था, एक प्लांट बी लिया था, और उनके हम जीनोम को फ्यूज किए थे। आप बोले थे सर आपने तो एक कंडीशन में एक ही न्यूक्लियस को भी लिया था, दैट वाज द हाइब्रिड। हम यहाँ हाइब्रिड की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इंड्यूस फ्यूजन कब होगी? केमो फ्यूजन, मैकेनिकल फ्यूजन और इलेक्ट्रो फ्यूजन। नाम से पकड़ने की कोशिश कीजिए, तीनों में फ्यूजन फ्यूजन फ्यूजन। फ्यूजन माने युग्मन कराना है, दोस्ती कराना है, दो को लाके जोड़ना है। तो केमो फ्यूजन वो चीज होगी जिसमें हम उन रसायनों को यूज करें कि भाई आप इन दोनों को मिला दो। अब आप दो दोस्त झगड़ा किए हो, हाँ, बीच में हम आ गए कि ले भाई तू दोनों टॉफी खा, आपको ताधा आपको देख के दोनों गले मिला दिया, तो मैं आपके लिए इंड्यूसर हुआ। अगर इस तरह से वो यांत्रिक विधियां हम वहां देते हैं तो वो मैकेनिकल विधि कहलाएगी। इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे तो वो इलेक्ट्रोफ्यूजन कहलाएगी, जो दो प्रोटोप्लास्ट को लाके आपस में जोड़ देंगी। तो अब आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन निकल रहा है? वो कौन कौन से केमिकल होंगे सर? मैकेनिकल विधि कैसे होगा सर? इलेक्ट्रिकल फ्यूजन कैसे होगा सर? आइए बात करते हैं। स्पॉन्टेनियस जो होता है, इसमें जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उसमें स्पॉन्टेनियसली वो फ्यूज होने लगते हैं। जब आइसोलेट करते हैं तो उनके बीच में कांटेक्ट आता है और वो कांटेक्ट से, फिजिकल कांटेक्ट से वो तुरंत दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है, याद करो ना पहले दिन कॉलेज आए थे तो आपके बगल में कौन बैठा था? है? अब उस दिन आप दोनों ने आपस में धीरे से, और तेरा क्या नाम है, तेरा क्या नाम है, और फिर मोबाइल नंबर, और फिर आज तो बहुत गपशप होती है क्लास में बैठ के, लोग गप करते रहते हैं। चूंकि अगल बगल बैठते हैं तो फिजिकल कांटेक्ट, बैठे दोस्ती होगी, है ना। तो यहाँ वही हो रहा है कि जैसे ही हम आइसोलेट किया, पृथक किया प्रोटोप्लास्ट को, उसको हम लाए, दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हुआ, और उनके फिजिकल कांटेक्ट होने से वे दोनों के दोनों आपस में फ्यूज कर गए। क्वेश्चन नंबर 1, वो दोनों प्रोटोप्लास्ट कहाँ के थे? एक ही स्पेसिस के थे, अलग अलग स्पेसिस के थे, अलग अलग जीनस के थे, या सिर्फ एक प्लांट का था? इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए, हम लोग डिस्कस किए हैं। ओके, तो बताइए क्या होगा। तो इंट्रा स्पेसिफिक अगर वर्ड है तो विदिन ए स्पेसिस होगा। बैगन का, बैगन से प्रोटोप्लाज्म आके फ्यूज हो रहा है, लंबा बैगन, गोल बैगन आके फ्यूज हो गए, तो ये इंट्रा स्पेसिफिक कहलाएगा। तो दोनों के जीनोम में कोई अंतर होगा क्या? ना, दोनों के दोनों तो सोलनम मेलोंजेना ही है। ठीक है, तो ये होमोकैरियन यहाँ पे डेवलप हो रहा है, यहाँ पे ये होमोकैरियन डेवलप हो रहा है ना, ये होमोकैरियन। अब आप बोलो सर होमोकैरियन क्या होगा? होमो मतलब क्या होता है? एक जैसा। कैरियन किसको बोलते हैं? केंद्रक को। तो दोनों के केंद्रक एक ही जैसे होंगे तो होमोकैरियन है। लेकिन अब अगर दोनों अलग अलग इस जीनस के हों, इंटरजेनेरिक हों, एक टमाटर हो, एक बैगन हो, एक सोलनम मेलोंजेना हो, एक लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम हो, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस या नो इंपॉर्टेंस दोनों दे सकते हैं। आप कहेंगे सर नो इंपॉर्टेंस? देख यार, दुनिया में दो ही लोग को पूछते हैं, या तो सबसे बेवकूफ हो या सबसे समझदार हो, है ना। जब क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो सबसे बेवकूफ पे ध्यान देता है कि तू समझ जा, इंटेलिजेंट तो समझ ही जाता है कि नहीं। तो हेटेरोकैरियन बन गया। अब ये हेटेरोकैरियन जब बना तो आप सोचो टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, और जब टेट्राप्लॉइड हो गया मतलब 4 सेट उनके पास, दो तो ऑलरेडी मम्मी से लेके आए थे, दो पापा से लेके आए थे, और दो दो मिले तो 4 हो गया। जबकि गैविड बना था तो पापा का हाफ मम्मी का हाफ लेके डिप्लॉइड जायगोट बनता था। यहाँ टेट्राप्लॉइड जायगोट बनने की स्थिति आ रही है, जिसको हम जायगोट नहीं बोल रहे हैं, हाइब्रिड बोल रहे हैं। तो ये हेटेरोकैरियन के आगे कई प्रश्न मैंने लगाए हैं, क्योंकि आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि स्ट्रेस वाले प्लांट को स्ट्रेस से हटाना है, सॉल्ट टॉलरेंस बनाना है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बनाना है, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट बनाना है।
तो हम उस प्रकार के जीनोम को यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो हेट्रोकैरियोन होने से बहुत सारी बातें आएंगी, है? इसीलिए यहाँ पे नो इम्पोर्टेंस भी मान सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो होमोकैरियोन ही बढ़िया, जैसा था वैसा ही चल रहा, वैसा ही चले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है? जब कहीं पे स्थितियां अपरिवर्तित होने लग जाएं। तो दोस्तों आइए अगले स्लाइड पे, इंड्यूस फ्यूजन हम कैसे करेंगे। तो एक तो मेथड हुआ कि आप केमो फ्यूजन कराते हैं, दूसरा आपने कहा मैकेनिकल विधि, और तीसरा आपने कहा इलेक्ट्रिकल। तो देखिए ये पेग, दारूबंदी और उसकी जो पेग बनाई जाती है, बेटा वो नहीं है। पेग का फुल फॉर्म होता है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। पेग से याद रख लेना। शराबी लोग जो बनाते हैं ग्लास में छोटा, उसको भी पेग बोलते हैं, याद करने के लिए बड़ा आसान है। लेकिन आज से उनको दारू का मत याद करना, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल के नाम से याद रखना है। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल ये दो प्रोटोप्लास्ट को लाके जोड़ देता है। आप बोलेंगे सर ये ना मिला तो सोडियम नाइट्रेट ले लीजिए, कैल्शियम आयन ले लीजिए, पॉलीविनाइल अल्कोहल ले लीजिए। अब कुछ नहीं मिला तो छोड़ दीजिए, अपने आप दोनों फ्यूज हो जाएंगे। दूसरा है जिसे हम लोग कह रहे थे मैकेनिकल फ्यूजन। मैकेनिकल फ्यूजन मतलब आपने देखा है कई बार गाय बकरियां जो तैर चलती हैं चरती हैं, तो उसको डंडे से हाँक के लोग बोलते हैं इधर चल इधर चल इधर चल। वैसे ही आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट है, एक है माइक्रो मैनिपुलेटर और दूसरा है, एक है आपका माइक्रो मैनिपुलेटर, ये देखिए, और दूसरा है परफ्यूजन माइक्रोपिपेट, दूसरा है परफ्यूजन माइक्रोपिपेट। आप इन दोनों को मैकेनिकल फ्यूजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी फिजिकल फ्यूजन होता है प्रोटोप्लास्ट का माइक्रोस्कोप के अंदर, इसके लिए हम माइक्रो मैनिपुलेटर और परफ्यूजन माइक्रोपिपेट का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हम दो प्रोटोप्लास्ट को लाके आपस में जोड़ देते हैं। तो पहली विधि हुई केमिकल, जिसमें आपने पेग के अलावा 3 रसायन और आपने यूज किया था, और दूसरी होगी माइक्रो मैनिपुलेटर और परफ्यूजन माइक्रोपिपेट से आप दो प्रोटोप्लास्ट को लाके जोड़ दिए। आपके पास हाइब्रिड सेल तैयार हो रहे हैं, चाहे उधर से चाहे इधर से। आप कुछ नहीं है तो बिजली का झटका दीजिए। अब ये बिजली का झटका जो है उसमें मोतियों की तरह की लड़ी तैयार हो जाती है, पर्ल मतलब मोतियों की चेन तैयार हो जाती है जब आप लो इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। 10 केवी पर मिनट के हिसाब से अगर आप देते हैं, तो जो छोटे छोटे गोल गोल जो प्रोटोप्लास्ट आपको प्राप्त हुए थे, ये एक मोतियों की लड़ी बना देते हैं। लगता है कि ये किसी ने यहाँ पे मोतियों की लड़ी बना के इस तरह से गोल गोल, एक एक प्रोटोप्लास्ट हैं जो आके इस तरह से मोतियों की लड़ी बना देते हैं। जब आप 10 केवी पर मिनट के हिसाब से एक लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप करते हैं, तब ये प्रोटोप्लास्ट की यहाँ पे मोतियों की लड़ी आ जाती है। तो आप कहेंगे सर ये तो फ्यूजन हो गया। नहीं रे बेटा, अभी कहाँ हुआ। इन दोनों में आपस में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का भी एक्सचेंज करना है। ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे को देगा, उनका क्लोरोप्लास्ट, सब एक्सचेंज करके एक हाइब्रिड बनना की बात आ रही है। और जो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट जो है पर्ल का चेन का, उसको हम लोग एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं और वो होता है 100 केवी पर मिनट। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा देर तक मत देना आप, ये कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए ही हम देते हैं। माइक्रो सेकेंड मतलब अब देखो सेकंड बोलते बोलते खत्म होता, माइक्रो तो इतना छोटी सी अवधि, आप टच किया और जुड़ गया हो, है ना। स्विच की तरह समझ लीजिए कि आपने टच किया और दो आपस में जुड़ गए। तो ये दोनों आपस में मान लीजिए आपस में जुड़ गए हैं। कौन? ये ए सेल और ये मान लीजिए बी सेल जो था, ये आपस में जुड़ गया। तो दोस्तों अगर ये दोनों एक ही प्लांट का है तो हम इसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं कहेंगे। हमको दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक अलग प्लांट का ए नामक मान लीजिए, और दूसरा आपका अलग प्लांट का जो दूसरे प्लांट का है, जिसके लिए हम लोग कुछ भी मान रहे थे, जैसे बी मान रहे थे,
तो ये ए और बी अब दोनों आपस में गले मिल चुके हैं। क्यों गले मिले? क्योंकि हमने इनको या तो मैकेनिकल विधि या केमिकल विधि या इलेक्ट्रोफ्यूजन जैसे भी ये दोनों आपस में मिल गए। परंतु ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे हाइब्रिड भी साथ साथ ले चल रहा हूँ, आप शायद महसूस भी कर रहे होंगे कि आपने माइक्रो पिपेट, ये जो था, ये माइक्रो पिपेट से बी नामक का जो न्यूक्लियस था, आप बोले न्यूक्लियस तो बाहर आ जाए, तो यहाँ पे आपको बी का तो न्यूक्लियस मिलेगा नहीं, सिर्फ साइटोप्लाज्म मिलेगा। तो ये ए प्लांट का हाइब्रिड तैयार हो रहा है, जिसमें जीनोटाइप इसका रहेगा। ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन दोनों में अंतर हम लोग साथ साथ ले चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ क्लियर है, दोनों फ्यूज कर गए। अब आप बोलेंगे सर फ्यूज तो हो गए, आइसोलेट भी हो गए, हम कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूज हुआ और ये फ्यूज है नहीं हुआ? यस बच्चे, बड़ा कठिन सा प्रोसेस, बहुत कठिन सा सवाल आपने पूछा मुझसे कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और सिलेक्शन कैसे करेंगे सोमैटिक हाइब्रिड सेल्स का। तो हाइब्रिड के आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमारे पास बहुत तरह के विधियां हैं, जिसमें कि हम उनके पेरेंट सेल और हाइब्रिड सेल को जब अगल बगल रखेंगे तो उनमें जो पिगमेंटेशन पाई जाती है, क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल के जो पिगमेंटेशन थे, वो दोनों का पिगमेंट अलग अलग दिखेगा, जिसके कारण आप पिगमेंटेशन के आधार पर पहचान सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट की कई बार स्ट्रक्चर और संख्या भी बदलती है, इससे भी आप पहचान सकते हैं। लेकिन ये दोनों जो हैं ये थोड़े से प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन कंफर्मेटिव यही है। कैसे? सबसे पहला हम ले रहे हैं फ्लोरोक्रोम। फ्लोरोक्रोम हम किसको कहते हैं? जो चमके, जैसे रेडियम लगाते हैं उसी तरह से हमारे पास एक फ्लोरोओसिन आइसोसाइनेट है, जो कि 495 से 519 नैनोमीटर पे ग्रीन कलर में दिखता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टी होती है फोटो ब्लीचिंग की। अगर दोनों अलग अलग हैं तो दोनों में जब लाइट पड़ेगा तो इनका रंग अपने आप उड़ने लग जाता है, अलग दिखने लग जाता है। तो इस तरह से हम इसको साइटोप्लाज्मिक मार्कर में FITC शॉर्टकट में बोलते हैं। अब पूरा फॉर्म, जैसे फ्लोरो के लिए F फ्लोरो आइसिन, और I के लिए हो गया आइसो, और T के लिए हो गया थायो, और C के लिए हो गया साइनेट। फ्लोरोसिन आइसोथायोसाइनेट, ये फ्लोरोक्रोम के नाम से जाना जाता है, जो हरे रंग से दिखता है। एक दूसरा आपको और बताता हूं, ये RITC, जिसको हम रोडामिन के नाम से कई बार याद करे हैं, लेकिन इसके साथ भी आइसोथायोसाइनेट, देखो आइसोथायोसाइनेट, यहाँ भी आइसोथायोसाइनेट है। ये लेबलिंग करने के लिए हाइब्रिड सेल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया को रंगता है, और वो भी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में, और इनकी कई तरह के रंग पाई जाती हैं। आप बोलेंगे सर कैसे पहचानेंगे? देखिए, अगर लिविंग सेल है और हाइब्रिड हो चुका है और आपके टिश्यू कल्चर के लिए आप उसको ले जा सकते हैं, ठीक है, तो उसको तो जिंदा रहना चाहिए ना, और जिंदा होगा तो श्वसन की क्रिया होगी, और यदि श्वसन की क्रिया होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया सक्रिय होगा, क्योंकि क्रेब चक्र इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही चल रहा है बेटा, है? आप कहेंगे सर अगर सेल मर गया तो वही हुआ कि उसका रेस्पिरेशन बंद मतलब माइटोकॉन्ड्रिया स्टेन नहीं पकड़ेगा, स्टेन नहीं पकड़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र भी खत्म है, क्रेब साइकिल भी खत्म है, सेल खत्म है। अब आप उनको जाके मरा घोड़ा घास खा, यानी अब आपका जो डेड सेल है उसको आप जा रहे हैं कि ले भाई अब तेरे कल्चर मीडिया पे ग्रो कराएंगे, तो ग्रो करेगा क्या? इसीलिए बड़ा अच्छा सा टेस्ट देता है RITC, ये बता देता है कि हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सक्रिय है या नहीं है, और सक्रिय है तो फिर वो बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए ये RITC का मतलब, ITC तो याद रहेगा, देखिए RITC उसमें भी था, ITC उसमें भी था, उसमें F है, F का मतलब फ्लोरो
सीन, और यहाँ पे आर का मतलब रोडामीन है। एक और चीज आपको बताते हैं वायबल सेल को, जैसे गिनने के लिए खासकर बीजों में या लिविंग सेल में टीसी, टीसी का फुल फॉर्म होता है टिकट कलेक्टर, नहीं स्टेशन पे जो खड़ा रहता है वो तो अलग है टिकट कलेक्टर। यहाँ पे टीसी को हम लोग 235 ट्राइफेनाइल, समझ रहे हैं, 3 फेनाइल ग्रुप है इसमें, बेंजीन के साथ फेनाइल कब होता है, ठीक है, और टेट्राजोलियम क्लोराइड। तो ये टी यहाँ का और सी यहाँ का, इसलिए इसको हम लोग टीसी यानी टेट्राजोलियम क्लोराइड शॉर्टकट में बोल देते हैं, लेकिन इनके साथ दूसरे तीसरे पांचवे पे 3 फेनाइल ग्रुप लगी रहती हैं, इसीलिए इसका नाम है 235 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। और ये लिविंग सेल को ही पहचानता है, और लिविंग सेल में ये रंग देता है कैसा, रेड कलर का, क्योंकि आपने क्रेब चक्र में पढ़ा था कि डिहाइड्रोजिनेज नामक एक एंजाइम होती है जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जाती है, और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से एटीपी बनाती हैं, और ये क्रियाएं हमेशा कहाँ होती हैं, जीवित कोशिकाओं में कि मृत कोशिकाओं में, जीवित कोशिकाओं में। इसीलिए हम इन 3 रसायनों से हम पहचान लेते हैं कि जो हमने सेल प्राप्त किया है, हाइब्रिड प्राप्त किया है, वह जीवित है या मृत है। क्लोरोप्लास्ट की पहचान तो आप कर ही रहे थे। जब दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे तो हेट्रोकैरियोन हम कहेंगे। एक छोटा सा सवाल हमारे दिमाग में आ रहा है, आपसे पूछूं, हाइब्रिड में हेट्रोकैरियोन वर्ड यूज होगा? सॉरी, हाइब्रिड में हेट्रोकैरियोन शब्द यूज होगा? बताइए बताइए, सोचिए, नहीं होगा, क्योंकि वहां पे दोनों पेरेंट में न्यूक्लियस किसी एक ही पेरेंट का आता है। तो उसको हम स्टेन कर लेते हैं कार्बोल फुस्चिन से, एसिटोकार्मीन से, या एसिटो और सीन स्टेन से। इसलिए आपका ये जो कंफर्मेटिव टेस्ट है, किसके लिए, ये तीनों जहां बता रहे थे कि सजीव कोशिकाएं हैं, वहां भी ये बता रहा है कि इनके केंद्रक भी सही सलामत हैं। लिविंग है कि डेड है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से हम पहचान रहे हैं ना। इसीलिए बड़ा मस्त काम है ये आइडेंटिफाई करना और सिलेक्शन करना सोमेटिक आपके जो हाइब्रिड सेल्स हैं जिसमें टेट्राप्लॉइड कंडीशन है ना, प्रायः, क्योंकि आप किस प्रकार के मदर सेल को ले रहे हैं उसके ऊपर उनकी गुणवत्ता डिपेंड करती है। आप कहेंगे सर हम इंडोस्पर्म के सेल को लेके करेंगे, तो 3n×3n 6n आपका हाइब्रिड होगा, है ना। आप कहेंगे सर हम एक पॉलिन ग्रेन लेंगे और एक इंडोस्पर्म लेंगे, तो वहां पे टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, क्योंकि इंडोस्पर्म का ट्रिप्लॉइड और वहां का हैप्लॉइड मिलके टेट्राप्लॉइड। डिप्लॉइडी लेवल पे हम बात करेंगे तो फिर मदर सेल किसकी ओरिजिन की है इस पे हम चर्चा करेंगे। ओके, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया जी, कैसे किया, 4 विधियां, पिगमेंटेशन, साइटोप्लाज्मिक मार्कर, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियर स्टेनिंग। इन चारों विधियों से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि सोमैटिक सेल आपका सही है या नहीं है। आपका सोमैटिक सेल नहीं, आपका सोमैटिक हाइब्रिड सही है कि नहीं, आपने उसको प्राप्त कर लिया। अब आप क्या करेंगे, कई और भी मार्कर हम लोग यूज करते हैं, जैसे जेनेटिक कॉम्प्लीमेंटेशन है, फाइटोटॉक्सिन्स हैं, स्पेसिफिक अमीनो एसिड प्लांट के लिए ऑक्सीन की ऑटोग्राफी, एंटीबायोटिक, ऑक्सोट्रोपिक, मेटाबॉलिक म्यूटेंट, क्रोमोसोमल एनालिसिस, हर्बिसाइड्स, ये और भी विधियां हैं जिससे हम हाइब्रिड का सिलेक्शन करने में सहयोगी साबित होती हैं। आइए, अब क्या करना है, आपके पास हाइब्रिड सेल प्राप्त हो चुका है। अब आप एक काम करो, उनको आप कल्चर करा लो, टिश्यू कल्चर करा लो। टोटिपोटेंसी लक्षण है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, एसेप्टिक कंडीशन चाहिए, ऑप्टिमम पीएच चाहिए, मीडिया चाहिए जिस मीडिया पे प्रॉपरली ग्रो कर सके, एयरेशन चाहिए, लाइट चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, इसलिए उतना क्या क्या चाहिए न कहते हुए हमने सिर्फ एक ही वर्ड को यूज किया,
और वो वर्ड था एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट कल्चर का कंडीशन। इस पे हम उनको प्रोवाइड कर देंगे किसे, हाइब्रिड सेल्स को, और उसके ऊपर वो कल्चर हो जाते हैं सूटेबल मीडिया के ऊपर कल्चर कंडीशन में, और वो बहुत ही जल्दी जो आपके हाइब्रिड सेल्स थे वो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनाएंगे, जिनको कि हम CALLUS, जिसको हम कैलस बोलते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। और फिर आप इनको अलग अलग करके फिर सूटेबल मीडिया पर दोबारा जब आप डाल देंगे तो फिर आपको इससे छोटे से प्लांट की प्राप्ति हो जाएगी। प्लांट की प्राप्ति को हम ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीन जो है टॉप पे बनता है, मगर प्रभाव कहाँ करता है, रूट पर। और साइटोकाइनिन कहाँ बनता है, रूट में, और प्रभाव कहाँ करता है, शूट पर, है ना। इसलिए हम इनकी मात्रा बढ़ाएंगे तो रूट बढ़ेगा, और इनकी मात्रा बढ़ाएंगे तो रूट बढ़ेगा। कहने का मतलब ऑक्सीन की मात्रा बढ़ाने से रूट की डेवलपमेंट, साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ाने से शूट की डेवलपमेंट, और आपके जो प्लांट जो डेवलप हो रहे थे दोनों मिला के आपका प्लांट हो गया। अब ये प्लांट को हम कल्चर तो कर चुके हैं, इसको धीरे धीरे हम, अभी इनोसेट प्लांट है और जस्ट आपकी लेबोरेटरी में तैयार किया हुआ है ना, किसी भी लाइट ग्रुप के प्लांट से आपने इसको लाया है ना, एक प्लांट जिसको हम कह रहे थे, और वो प्लांट जिससे आपने लाया था उसको इलाइट प्लांट कह रहे थे, और आपने हाइब्रिड बना लिया है। अब इस हाइब्रिड को जमीन पर अगर तुरंत बो देंगे तो उसने प्रकृति का टेम्परेचर, हवा देखा नहीं, इसके लिए हम उसको प्रॉपर एक हार्डनिंग की प्रोसेस करते हैं, उसको तैयार करते हैं कि भाई तेरे को अब इन्वायरमेंट में जाना है, और तुमको हमारे यहाँ का 46-47 डिग्री टेम्परेचर को सहना है, कभी भी बेमौसम बारिश आएगी उसको भी सहना है, ओले भी गिरेंगे उसको भी सहना है। इसके लिए हम इसको तैयार करते हैं प्रयोगशाला में हार्डनिंग के नाम से, और जब ये पौधा तैयार हो जाता है तो इसको धीरे से हम, हमारा जो वर्टिकल गार्डन है, हमारा जो भी एग्रीकल्चर फार्म हाउस है, वहां पे हम इसको धीरे से ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह से हमने हाइब्रिड सेल्स का कल्चर किया। ओके, अब वही चीज हम आपसे चर्चा कर रहे थे यहाँ पे कि प्लांट आर इंड्यूस्ड टू रिजेनरेट फ्रॉम हाइब्रिड कैलस और कैलाई। ये कैलस बहुवचन कैलाई कहलाता है। अब ये हाइब्रिड प्लांट जो हैं वो एटलीस्ट पार्शियली फर्टाइल होंगे, इन एडिशन टू सम यूजफुल प्रॉपर्टी उनके पास होगी, और जो भी हम यूज करना चाहें उनको ब्रीडिंग स्कीम में, क्योंकि हम ब्रीडिंग किसको बोलते हैं, क्योंकि आप याद करो आपके दादा कितने भाई थे, आपके पापा कितने भाई थे, और आप कितने भाई थे, अगर आप संख्या जोड़ेंगे तो उनके समय अगर 50 एकड़ जमीन थी तो आपको 5 एकड़ मिल रही, क्योंकि बाकी सब आपके भाइयों में बढ़ जा रही है। तो दादा के भाई, चाचा पापा के भाई, और जो बचा सब आपको मिल रहा है, तो जमीन तो कम हो रही बेटा, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है। तो प्लांट ब्रीडिंग वही ब्रांच है जो आपको अधिक से अधिक कम समय में आपको अधिक से अधिक उपज देने की क्षमता रखे, है ना। नहीं तो आप बोलो कि दादा के समय 5 आदमी खाते थे इतनी ही जमीन में, तो उस समय की पैदावार अच्छी नहीं थी, और आज जो आप अच्छे पैदावार को ले रहे हो, तो ब्रीडिंग स्कीम में हम इस तरह की विधियों को जोड़ सकते हैं। कारण क्या है, अब आप सोचो कि जब फ्लावर होगा, पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बनेगा, डोरमेंसी पास करेगा, तब जाके आप उससे हाइब्रिड प्लांट ले सकते थे। आपको कितने समय लग रहे थे, और ये बड़ा शॉर्ट टाइम में विद इन 3 और 4 मंथ की या 15 दिन या 10 दिन के एक्सपेरिमेंट में आपको नया पौधा मिल जा रहा है, और उसको 10-15 दिन आप हार्डनिंग करके गार्डन में आप उनको ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो बड़ा जबरदस्त काम है ना, है? तो इससे फायदा क्या हुआ, फायदा तो ये हुआ जो टिश्यू कल्चर का तमाम फायदा आप यहाँ पे लो, लेकिन इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे हम इंटर स्पेसिफिक और इंटरजेनिक हम हाइब्रिड प्राप्त कर रहे हैं। अब मैंने आपसे पहले ही कहा था पोमैटो, जो पोटैटो और टोमेटो का हाइब्रिड है,
लेकिन जरा समझिएगा, आलू नीचे फलता है और टमाटर ऊपर फलता है। तो साइंटिस्ट ने जब काम चालू किया होगा तो ये सोचा होगा कि जड़ जो है वो टमाटर का हो और जो फ्रूट्स होगा, सॉरी, जो जड़ होगा वो आलू का होगा और जो फल होंगे वो टमाटर के होंगे। है? मतलब सब्जी सलाद का इकट्ठा इंतजाम किया था उसने। लेकिन दोस्तों, नीचे आलू मिला नहीं, ऊपर बैगन फला नहीं, बल्कि बैगन की जगह, है ना, यहाँ टोमेटो की जगह, पोटैटो की जगह, समझ रहे हैं, टमाटर जो था और आलू जो था, जो जमीन में आलू होना था, ऊपर में क्या होना था, टमाटर होना था, जिसको पोमैटो हम कह रहे हैं। तो इस तरह से आप नए नए चीजों को आप प्राप्त कर सकते हैं। जो आपका खुराफाती दिमाग है, कहीं आप सक्सेसफुल हो जाओ तो नीचे आलू और ऊपर टमाटर पाना। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट था ये 84 के आसपास किया गया था, जिसमें लोग सक्सेस नहीं हुए। फ्रूट मिला था जो टमाटर की तरह था, लेकिन कुछ अलग ही कैरेक्टर उसका था। हम लोग ऊटी में खाए थे, इसको देखे भी है, लेकिन बड़ा अजीब टाइप का टेस्ट लगा था। कच्चे में हम लोग खाए थे इसको, ऊटी का जो बॉटेनिकल गार्डन है। तो प्रोडक्शन ऑफ फर्टाइल डिप्लॉयड एंड पोलीप्लॉयड। अब आप देखो, डिप्लॉयड पौधा तो आप प्राप्त कर ही रहे थे, आप पोलीप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। और खास करके जो सेक्सुअली स्टेराइल हैप्लॉइड्स हैं, स्टेराइल हैप्लॉइड समझ रहे हैं, कई ऐसे पौधे होते हैं जो स्टेराइल होते हैं। इनकॉम्पेटेबिलिटी में आप बात किए होंगे, तो उनको फ्यूज कर लीजिए, ट्रिप्लॉयड कर लीजिए, एन्यूप्लॉयड के, कुछ भी आप क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज यहाँ पे डाल सकते हैं। और इस तरह से हमने देखा कि एक प्लांट, एक ऐसा पौधा जो किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन पे डेवलप हो रहा था, उस पे बायोटिक स्ट्रेस, जैसे कोई ऐसा पौधा है जिसपे कि तापमान का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आप उस प्लांट को दूसरे जो हमारा पौधा है उसके साथ क्रॉस करोगे तो स्ट्रेस रेसिस्टेंस। अब किसी ऐसे पौधे पे इसमें हर्बिसाइड का प्रयोग हम कर रहे थे, वो मर जा रहा था, और उसके जीन को आप डाल दोगे तो हर्बिसाइड रेसिस्टेंट और बहुत तरह के क्वालिटी, इंसेक्ट रेसिस्टेंट आदि आदि एक तरह के पौधे हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो सोमेटिक हाइब्रिडेशन एक अच्छी प्रोसेस हुई कि नहीं हुई? इसके अलावा अब आपके दोनों प्लांट अलग अलग हैं, तो हेटेरोजाइगस लाइन आपका सिंगल स्पेसिस का निकलना शुरू हो जाएगा और आप उसको वेजिटेटिव बीन से प्रोपगेट नहीं कर सकते हैं। सोच के बताइए क्यों? क्योंकि जब हम क्लोनिंग करते हैं तो एक प्लांट से दो प्लांट और फिर दो प्लांट से चार प्लांट, जो क्लोनिंग कहलाता है। यहाँ पे चूंकि इनका जेनोटाइप अलग अलग है, तो हो सकता है कि इस तरह की चीजें हमको प्रॉब्लम करेंगी। साथ ही साथ प्लाज्मा जीन जो साइटोप्लाज्म में जीन है, साइटोप्लाज्म में कहाँ जीन है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पे। उसके बारे में भी हम कुछ कुछ समझ सकते हैं। जैसे हाइब्रिड में हम बात किए थे, एक का साइटोप्लाज्म, एक का न्यूक्लियस, दोनों का साइटोप्लाज्म था। तो साइटोप्लाज्म के जो क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया क्या आगे गुल खिला रहे हैं, है ना। और सोमेटिक हाइब्रिडेशन तो अपने आप में एक अद्वितीय यूनिक हाइब्रिड है। किसका किसका? न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का। ठीक है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी? इसकी लिमिटेशंस होंगी, सबसे पहली लिमिटेशन, बड़ा पुअर रीजेनरेशन होता है, फ्यूज प्रोडक्ट की वायबिलिटी अच्छी नहीं होती है। और मैंने कहा ना कि जो टोमेटो और पोटैटो या टोमेटो और ब्रिंजल, इस तरह के पौधों को क्रॉस कीजिए तो जरूरी नहीं है कि आप जो चाह रहे हैं वो रिजल्ट मिले। एक और हम आपसे बोलेंगे, जो हाइब्रिडाइजेशन से रशियन साइंटिस्ट 1927 में जीडी चारपेंको, उन्होंने रेफनोब्रासिका प्राप्त किया था, वो हाइब्रिडाइजेशन से प्राप्त किया था। लेकिन ये पोमैटो जो है, पोटैटो और टोमेटो का हाइब्रिड साइंटिस्टों ने प्राप्त किया है। लेकिन अनफेवरेबल हाइब्रिड तो जरूर बन जा रहे हैं आपके यहाँ पे। ये अनफेवरेबल हाइब्रिड्स जो हैं वो बन जा रहे हैं। अब आपको कितना फेवर करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। इसलिए हमारे पास आज कोई इफिशिएंट मेथड नहीं है कि हम इन हाइब्रिड को समझ सके, पहचान पाए। आपने सिर्फ बताया था कि जिंदा था कि मरा हुआ था, जो फ्लोरोक्रोम आदि से आप बता नहीं पा रहे कि आगे इनका फेट क्या होगा। और एक्सप्रेशन के बाद में तो हम यहाँ पे कोई कंफर्मेशन कर ही नहीं सकते कि क्या कौन से कैरेक्टर देंगे, है ना। इसीलिए ये बड़ा लिमिटेड इनका एरिया है, लेकिन एक खुराफात तो है।
सोमैटिक सेल को फ्यूज करके आप जायगोट प्राप्त कर रहे हैं, है ना। तो मैं समझता हूँ कि आज की हम लोग की डिस्कशन बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छी रही, और एक अच्छे टॉपिक के साथ पुनः आपके साथ उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तो मैं अवधेश कुमार श्रीवास्तव को आप इजाजत दीजिए। नमस्कार।